गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है वही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने अपना नीट 2020 वाला पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, तो उम्मीद है आप सबका बच्चों पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोगों ने इस पेपर के लिए खूब ईमानदारी से जमकर मेहनत की थी और मैं भगवान से भी प्रे करता हूँ कि बच्चों आपका रिजल्ट भी आपके अनुकूल आए, आपके मेहनत के अनुकूल आपका परिणाम आप लोगों को मिले। तो बच्चों, मयंक सर आज आप लोगों के लिए उस 2020 का जो बायोलॉजी का पेपर था उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बच्चों इस पेपर के बारे में डिस्कस कर लूँ कि जो बच्चों ने 2020 का बायो का जो पेपर आया था, नो डाउट इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम के काफ़ी पेपर आप लोगों के लिए बच्चों सोल्व करवाए हैं। एनटीए के भी कुछ पेपर हमने अपलोड किए थे आप लोगों के लिए। तो उन पेपर के ड्यूरिंग में बार बार आपको एक बात भी बोलता था कि बच्चों पेपर जनरली जो बायो का है वो 75 to 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वही हुआ, वैसे ही एनसीईआरटी बेस्ड आपको एक और पेपर 2020 में बायोलॉजी का मिला। उसमें भी मैं कह सकता हूं कि 75 to 80 प्लस भी बोल सकते हो, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल सकते हो, लेकिन वो अप्लाइड बेस्ड थे, वो एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। नोट्स के बाहर बच्चों कहीं कोई क्वेश्चन नहीं था। तो बायो का एक बैलेंस पेपर हम बोल सकते हैं जिसमें एनसीईआरटी से कनेक्टेड क्वेश्चंस थे और हर टॉपिक को बच्चों इस पेपर में हर चैप्टर से कनेक्टेड आपको क्वेश्चन मिले हैं। उसका भी मैं पेपर के लास्ट में एनालिसिस करूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस पेपर में आपसे पूछे गए हैं। हालांकि वही जो हर बार होता है, लगभग उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो किया गया कि जैसे हर टॉपिक से ह्यूमन फिजियो के कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चों, टैक्सोनॉमी के कितने आने हैं, वो लगभग कई बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। वैसा सही क्वेश्चन आपको मिला। और जैसे कुछ अपन ने क्लासेस भी अपलोड की थी, मैं कई बार बोलता हूँ कि साइंटिस्ट के नेम से हर बार क्वेश्चन आता है और वो 5th या 6th चैप्टर से ही पूछा जाता है। इस बार भी एक साइंटिस्ट का एक क्वेश्चन आया और उसी जेनेटिक्स वाले चैप्टर से बच्चों पूछा था। तो लगभग ऐसा ही जो एलिमेंट्री आइडिया आप लोगों के लिए हम बार बार दे रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया और बहुत सारे बच्चों ने, काफ़ी बच्चों से मेरी बात हो चुकी है, तो उन्होंने बायो में बच्चों एक अच्छा स्कोर भी किया है और बिल्कुल स्कोरिंग पेपर था। अगर अच्छे से आपने एनसीईआरटी कर रखी थी तो आप नो डाउट 80 प्लस क्वेश्चन इजी वे में इसमें सही कर सकते थे। चलो अब अपन एक बार इस पेपर से गो थ्रू जाते हैं बच्चों, कैसे क्या क्वेश्चन थे, क्या उनका सोल्यूशन था। वैसे तो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप भी बायो का पेपर सोल्व कराओ। तो बच्चों उन्हीं के लिए अपन ये बायोलॉजी का पेपर नीट 2020 का मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपको दिख रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, ये बच्चों मोल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मोल बायो के भी इस बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे मोलिकुलर बायोलॉजी वाले चैप्टर से, 12th एनसीईआरटी के 6th चैप्टर से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 3.34 नैनोमीटर and the total number of base pair of a DNA double helix ये दे रखे हैं 10 to the power 9, then the length of DNA is approximately, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों, एनसीईआरटी में है अपने मोल बायो वाले में, और पूरी ये लेंथ कैलकुलेट करके बता रखी है। तो आपको पता है कि डीएनए की जब लेंथ कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव बेस पेयर। तो कुल बेस पेयर की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस से। तो टोटल बेस पेयर बच्चों कितने बता रखे हैं, 6.6 मल्टीप्लाई 10 to the power 9, ये तो है। और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर है। क्या दे रखा है बच्चों, नैनोमीटर। ऑप्शन में मीटर है तो नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power -9 आ गया, ये कट हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2.24 मीटर के लमसम आएगा। तो अपना इसमें आंसर चला जाएगा सेकंड 2.2 मीटर, ये लेंथ ऑफ डीएनए बच्चों आ जाएगी। क्लियर है, ये मोलिकुलर बायोलॉजी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बायलैटरल सिमेट्रिकल, एनसीईआरटी का टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम वाला चैप्टर बच्चों, 11th एनसीईआरटी का। मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है और बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल।
तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममिति एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाई, एसिलोमेट का मीन समझ गए ना बच्चों, जिनमें सिलोम प्रगुहा नहीं होती है, ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से घिरी भी हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, सिलोम। और बाइलेटरल है जिन्हें अपन एक एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो याद करो बाइलेटरल सिमेट्री सबसे पहले कौन से फाइलम से बच्चों स्टार्ट होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से। क्लियर। और प्लेटीहेल्मिन्थीज एसिलोमेट भी होता है, उनमें सिलोम कंप्लीटली क्या होती है, एब्सेंट, जिसमें टेपुअम आता है, प्लेनेरिया आता है। तो इसमें आंसर बच्चों सीधा ही आ गया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से ये टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम वाला ही है बच्चों, उसी चैप्टर का है, 11th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर। और बिल्कुल इसको भी मैं एनसीईआरटी बेस्ड ही बोलूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन टैक्सोनॉमी का। इस बार टैक्सोनॉमी से 4 क्वेश्चन आए थे बच्चों, इन जनरल 3 आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। और मैच द कॉलम वाले कई क्वेश्चन इस बार आपको नीट वाले एग्जाम में मिले। तो कॉलम मैच करना है, एक तरफ लिख दिया ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ग्रिगेरियस यूथीचर, यूथचारी आता ना पीड़क, तो आर्थ्रोपोडा में एक एग्जाम्पल दे रखा है टिड्डी लोकस्टा, तो वो ग्रिगेरियस पेस्ट है बच्चों, जो ग्रुप में रहता है, कॉलोनी में रहता है, उसको अपन ग्रिगेरियस बोलते हैं। तो ग्रिगेरियस नाम आती ये रहा लोकस्टा। क्लियर। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल, इंपॉर्टेंट भी है, एक ऐसा फाइलम जिसमें एडल्ट में तो रेडियल होती है, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक ही फाइलम बताते हैं, कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। और यहां बच्चों इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल ये रहा एस्टेरियास, एस्टेरिया जिसको स्टारफिश भी बोलते हैं, तारा मछली। बुक लंग्स, हाँ ये बुक लंग्स बच्चों वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बुक लंग्स बुक गिल्स दोनों बताता हूं मैं, रेस्पिरेशन में भी आ जाता है, यहां भी अपन इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। बुक लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है किसके, स्कॉर्पियन के, बिच्छू के। स्कॉर्पियन एग्जांपल भी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा आर्थ्रोपोडा फाइलम वाले में। क्लियर। और बायोलुमिनिसेंस, जैव प्रतिदीप्ति, लाइट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कौन से फाइलम में दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी के टीनोफोरा में, बायोलुमिनिसेंस हो जाएगा। तो मैच द कॉलम में मैच कर लेना। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4th, which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cells? ये भी बच्चों सेल ऑर्गेनल से कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। RER का फंक्शन बहुत बार आया है, SER का, गोल्जी बॉडी का, लगभग फिक्स से क्वेश्चन ही होते हैं, वैसा सही पैटर्न के क्वेश्चन इस बार फिर पूछ लिए थे। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन लिपिड के लिए कौन सी, गोल्जी बॉडी। तो विच इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, यूकैरियोट सेल में इनके बनने के लिए महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, गोल्जी बॉडी है। सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट, ये लो सर्कुलेटरी सिस्टम का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 11th एनसीईआरटी का 18th चैप्टर बच्चों, बिल्कुल एन लगाया मैंने, एन का मीनिंग किससे पूछा आपको, एनसीईआरटी से। ईसीजी वाला जो दे रखा ना बच्चों, बस ईसीजी वाले से क्वेश्चन आ गया, PQRS और T। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ए हो गया ऑरिकुलर सिस्टोल, और सिस्टोल एक्टिव को हम बोलते हैं ना डीपोलराइजेशन, विध्रुवण। तो QRS कॉम्प्लेक्स किसके लिए आएगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, निलयों का विध्रुवण। क्लियर है। और जो डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल है बच्चों, इसके लिए P वेव आती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए T वेव आती है, ये होता ही नहीं है। सेकंड बिल्कुल एनसीईआरटी का सीधा सा ईसीजी का क्वेश्चन आ गया सर्कुलेटरी वाले में से। अगला बोर्ड पे क्वेश्चन बच्चों फिर मैच द कॉलम का, ये अपने मूवमेंट लोकोमोशन वाले चैप्टर से 19th चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी का, सॉरी 20th चैप्टर, 20वां जो चैप्टर है 11वीं की एनसीईआरटी का, लोकोमोशन मूवमेंट, वहां से क्वेश्चन है। और फिर मैं इसके एन लगा रहा हूं, एन का मीन ये भी किससे आया है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और बच्चों रिब्स वाला, पसलियों से कनेक्टेड क्वेश्चन 2-3 साल में पूछे भी जा रहे हैं। और जब मैं आपसे प्रीवियस ईयर वाले पेपर करवा रहा था तो मैं बोल भी रहा था कि रिब्स वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, और उसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन बन गया, देख लो। फ्लोटिंग रिब्स, सेकंड फ्लोटिंग रिब्स,
फ्लोटिंग रिब्स, अब जो फ्लोटिंग रिब्स है बच्चों, फ्लोटिंग वाली प्लावी पसलियां, ये कौन कौन सी है? जो लास्ट वाली 11 और 12 है ना, वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। थोड़ा सा इधर ये प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ। ये लोकेटेड बिटवीन, ये सेकंड और 7th रिब्स इधर है बच्चों। एक्रोमियन हेड ऑफ ह्यूमरस इधर आया। ये स्केपुला डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम, ये ऐसे है ना, आप पेपर में अच्छे से देख लेना इसको। तो फ्लोटिंग रिब जो है वो डू नॉट कनेक्ट स्टर्नम, प्लावी पसलियां स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती बच्चों। 11वीं और 12वीं केवल वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है। तो जो ए है वो मैच करेगा 4th के साथ। एक्रोमियन प्रोसेस, हाँ एक्रोमियन किससे? एक्रोमियन अटैच्ड होता है ये क्लेविकल के पास एक्रोमियन प्रोसेस होता है। एक्रोमियन से ही तो क्लेविकल जुड़ती है बच्चों। स्केपुला जो लोकेटेड बिटवीन 2nd to 7th रिब्स, दूसरी से 7वीं रिब्स के बीच, पीछे की ओर। स्केपुला इट्स पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला का पार्ट है। क्लिनोइड कैविटी, और वो किस में आ गई? हेड ऑफ ह्यूमरस, उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। बस तो मैच कर लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये लो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाई। गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से प्रमाणित करने वाले कौन? तो बच्चों जो 12th एनसीईआरटी में आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसी में ये साइंटिस्ट का क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से। हर बार एक साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और हमने एक अलग से लेक्चर भी बच्चों अपलोड किया था साइंटिस्ट के नेम वाला। बोला भी था बार बार कि इन 5th और 6th चैप्टर से एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, आ भी गया। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देने वाले कौन थे? मॉर्गन थे। भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो बच्चों सटन और बोवेरी ने बताई थी, लेकिन उसे प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली प्यूरिफाई करने वाला थॉमस हंट मॉर्गन, जिनका एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई पर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आए। फिर मैच द कॉलम, और ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का है। बिल्कुल मैं फिर एन लगा रहा हूं, फिर एनसीईआरटी बेस्ड आप खुद ही काउंट कर लेना एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एंडोक्राइन का है, 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 22nd, बिल्कुल डिजीज। पिट्यूटरी ग्लैंड व्यूज ग्रंथि से कनेक्टेड डिजीज, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, अब देख लो मैं बता दूं। ग्रेव डिजीज बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन से है, ज्यादा सिक्रीट, हाइपर सिक्रीशन से ग्रेव। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन से है, मधुमेह बोलते हैं अपन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन, उदक में एडीएच कम होगा तो यूरिन के साथ वाटर, पानी ज्यादा आएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। और यूरिन के साथ बच्चों अगर ग्लूकोज शर्करा आती है तो मेलिटस। एडिशन डिजीज ये है एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड। बस हाइपोसिक्रीशन ऑफ, तो मेस कर लेना। इंसुलिन पैंक्रियाज से आ गया, हेलो सीधा ये मेस द कॉलम। एंडोक्राइन का अच्छे डिसऑर्डर भी बताते हैं अपन, उनसे से क्वेश्चन आ गया। अगला बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों, और इस बार बायोटेक वाले जो 11th और 12th दो चैप्टर थे उनसे बच्चों 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से। लास्ट ईयर 4 तक क्वेश्चन आए थे, इस बार 8 क्वेश्चन बायोटेक के बने, और लगभग एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको भी मैं ब्रैकेट में एन लगा रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। फिर मैच द कॉलम का है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, मिला लो। पहला दे रखा है क्या? बैसिलस थुरिंजिएसिस। बैसिलस थुरिंजिएसिस में कौन सी प्रोटीन थी? CRY, क्राही प्रोटीन। थर्मस बैक्टीरिया बच्चों क्या रहा? ये थर्मस एक्वेटिकस वाला है, डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज बोलते हैं उसको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक तरह से क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है प्लांट में, एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड वाला। और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए एक्वेटिक्स, उसके साथ पहला जो आरडीएनए बनाया था उसमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है ना। 11th चैप्टर के स्टार्ट में दे रखा बच्चों, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, जिन्होंने फर्स्ट आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था, उसने यूज किया था उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। हो गया मिस द कॉलम बायोटेक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो फिर आगे बच्चों, 11th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आप बायोमोलिक्यूल से ले लो। 11th एनसीईआरटी का 9 चैप्टर, इसमें एन लगा देता हूं मैं क्योंकि एंडोक्राइन से भी कनेक्ट होता है, तो कर लोगे आप कि जिसमें ग्लाइकोसिडिक और पेप्टाइड बॉन्ड हो रेस्पेक्टिवली वो बताओ। तो ग्लाइकोसिडिक तो बच्चों हम किन में बताते हैं? कार्बोहाइड्रेट,
इन जनरली पॉलीसैकेराइड में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में बता देते हो आप, अमीनो एसिड के बीच बच्चों कौन से बॉन्ड आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो देख लो ग्लिसरॉल तो फैटी एसिड नहीं होगा, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, बट लेसिथिन प्रोटीन नहीं है, फॉस्फोलिपिड है। इनुलिन, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। और इंसुलिन बच्चों पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, इनुलिन और इंसुलिन। इनुलिन क्या है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का बहुलक पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मोल बायो के भी बच्चों 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिले इस पेपर में, और ये मोल बायो का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। जनरली जब अपन डिस्कस करते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वहाँ मोल बायो को थोड़ा सा अपन डिटेल में पढ़ते भी है बच्चों। तो नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी किया है, जल्दबाजी में, फास्ट रीडिंग में थोड़ा सा बच्चों सिली मिस्टेक यहाँ हुई है कि डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की बात कर रहा है। अनुलेखन का मतलब जब डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो, एमआरएनए बना रहे हो, उस टाइम डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग कौन करेगा। तो जनरली बच्चों हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं ना, ये वाला रेप्लिकेशन जब होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वहां हेलिकेज एंजाइम काम आता है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में, यहां डीएनए से क्या बना रहे हो, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, तो इस हेलिक्स को ओपनिंग करने के लिए काम आएगा आरएनए पॉलीमरेज खुद, ना कि डीएनए हेलिकेज। ये बच्चों ने ज्यादातर मिस्टेक की है। बाकी यहाँ आरएनए पॉलीमरेज आएगा बच्चों, क्योंकि पॉलीमरेज खुद जब डीएनए से आरएनए बनाओगे तो ये सबस्ट्रेट का भी काम करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड भी करेगा, और यही स्ट्रैंड को ओपनिंग में हेल्पफुल होता है। जबकि रेप्लिकेशन के रेफरेंस में आता या नॉर्मली पूछता, यहां ट्रांसक्रिप्शन वर्ड ऐड नहीं होता, तब आप बता देते डीएनए हेलिकेज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉकरोच, बार बार बोलता हूं कॉकरोच से एक क्वेश्चन बच्चों आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन मिला, और वो भी एनसीईआरटी से ही मिला। तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन ये कि इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज, बिकॉज बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है उसके नर्वस सिस्टम वाले पैरा में कि कॉकरोच के सिर को अगर बच्चों अपन कट कर दे तब भी वह लगभग 7 दिन 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। क्यों? तो उसका वहां ऑप्शन भी दे रखा है, रीजन भी बता रखा है कि हेड वाले पार्ट में नर्वस सिस्टम का लिटिल बिट ऑफ पार्ट, काफी थोड़ा भाग बच्चों प्रेजेंट होता है, इसलिए अगर अपन उसको हटा भी दें तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देख लो, द कॉकरोच डजंट हैव नर्वस सिस्टम, गलत बात है, नर्वस सिस्टम तो होगा। The head hold a small portion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. हेड में थोड़ा सा भाग होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी शेष भाग बॉडी के अधर सतह पर, वेंट्रल पार्ट पे होता है। देखो यहाँ भी कुछ बच्चे गड़बड़ करके आए हैं। द हेड होल्ड 1/3 पार्ट ऑफ ए नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the dorsal part of its body. तो नर्वस सिस्टम डोर्सल में होगा कि वेंट्रल में होगा? तो बच्चों जब कोर्डेट नॉन कोर्डेट भी अपन पढ़ते हैं ना, तो वहां एक मेजर डिफरेंस बताते हैं। अपन कोर्डेट में क्या होता है कि जो नर्व कोड है, नोटोकोड है, वो डोर्सल साइड में होती है, जबकि नॉन कोर्डेट में जो नर्व कोड है या नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो वेंट्रल साइड में होता है। तो कॉकरोच तो नॉन कोर्डेट है, तो उसमें वो कौन सी सरफेस में मिलेगा, वेंट्रल, ना कि डोर्सल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड। अच्छा क्वेश्चन, कॉकरोच का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अंतः श्वसन के दौरान होने वाली घटनाओं को करेक्ट सेलेक्ट करो। तो ये आपका रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर से आया है, जो 11th एनसीईआरटी का 17 चैप्टर है। और बिल्कुल मैं इसके भी एन लगा रहा हूं क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में ही, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों जब इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन का मीन हुआ कि जब हम एयर अंदर लेते हैं, है ना, अंतर श्वसन बोलते हैं, जब अपन एयर को अंदर लेते हैं उसको, दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो बच्चों जब एयर अंदर जाएगी उस टाइम डिफ्यूजन को फॉलो करो, बाहर प्रेशर हाई रखना है और लंग्स में, फेफड़ों में प्रेशर क्या रखो, लो। तो एयर मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ये तो होता है। अब अंदर प्रेशर लो करने के लिए हमें वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, हाँ, PV/NRT, V प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा।
अब वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये रहा नीचे कौन, डायफ्राम, तो डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हुआ। और एक दूसरी मसल्स EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बिल्कुल मिल जाएगा एनसीईआरटी में। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज की जगह क्या आना चाहिए, डिक्रीज। तो हाई टू लो चलना है बच्चों, बस हाई टू लो। तो इसमें A और B करेक्ट है, तो आंसर 4th आ गया, A एंड B। क्लियर। नेक्स्ट, ये लो, बहुत बार बोला है एनिमल ब्रीडिंग से, एनिमल ब्रीडिंग से बताते हैं आपको, एक ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और वो भी लगभग फिक्स आ रहा है बच्चों। पिछले 3-4 साल के पेपर हमने सोल्व भी किए, मैं बताता भी आ रहा था बीच बीच में कि ब्रीडिंग में एनसीईआरटी बेस्ड आ जाता है, वो इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग से ही क्वेश्चन बन जाता है हर बार। और वही लो 2-3 साल से इन ब्रीडिंग का आ रहा था, इस बार वो उस शिप का एग्जाम्पल आ गया, सीधा सा है। बाय विच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिजार्डेल ऑफ शिप फॉर्म्ड बाय यूजिंग बीकानेरी एव्स एंड मैरिनो रैम्स। वो क्रॉस ब्रीडिंग होती है, बस सीधा ही, इसमें तो देखना क्या है, हिंदी में संकरण क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें 2 अलग अलग ब्रीड के बीच क्रॉस करवाया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। और ये मैं लिख देता हूं एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर, 9th चैप्टर का बच्चों ये क्वेश्चन है 12th एनसीईआरटी का। ठीक, स्ट्रेटेजी वाला जो चैप्टर है। Which one of the following is the most abundant protein in the animal? जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, बिल्कुल बायोमोलिक्यूल। 11वीं की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर। और ये फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में बच्चों पूछा भी गया है पुराने पेपर में कहीं। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन कौन, कोलेजन। सीधा ही है, सोचना ही नहीं, कोलेजन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट बच्चों होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आए तो हम सेलुलोज बताते हैं, बायोस्फीयर की बात है तो रूबिस्को एंजाइम बता देते हैं, ह्यूमन के बारे में पूछे तो कोलेजन आ जाती है। नेक्स्ट, फिर से एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन, बिल्कुल फिर मैं लगा रहा हूं जेनेटिक्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ये लो एक और, एक बार बिफोर लास्ट ईयर बच्चों मेंडल के वो वर्किंग टाइम ड्यूरेशन को भी पूछ लिया था 1856 टू 63 वाला। उसी पैराग्राफ में जब नीचे चलोगे तो वहां ट्रू ब्रीडिंग वाला भी है, एनसीईआरटी में लाइन ही है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग टी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर, वो 14 थी। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर थे ना, तो टोटल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी 14। तो इसमें आंसर आ गया सेकंड। ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड्स। ये भी लो बच्चों, अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो वहां भी हमने डिस्कस कर रहे थे, एनटीए की भी हमने कुछ पेपर सोल्व करवाए, तो उसमें हर बार वायरोइड प्रियोन का किसी एक का क्वेश्चन तो मिल ही रहा था बच्चों। तो वहां से हमने आइडिया भी लगाया था कि हो सकता है इनमें से वायरोइड या प्रियोन का क्वेश्चन हर 100% बने, और वही हुआ। वायरोइड्स का एक सीधा सा क्वेश्चन आप लोगों को 2020 में मिल गया। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड, वायरोइड के बारे में क्या करेक्ट है, तो आपको पता है वायरोइड जो फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता, और केवल प्रोटीन कोट हो तो प्रियॉन्स। क्लियर, ये फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिजीज। ये लो बच्चों हेल्थ डिजीज वाला 12th एनसीईआरटी का 18th चैप्टर, और मैं फिर एन लगा रहा हूं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 8th चैप्टर ऑफ 12th एनसीईआरटी। मैच द कॉलम में टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला मिला लोगे, न्यूमोनिया के लिए हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजी, फाइलेरियसिस के लिए वुचेरेरिया, बैनक्रोफ्टाई, एलिफेंटियासिस हाथी पांव, और मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटोजोआ है। कर लेना मैच द कॉलम, सीधा क्वेश्चन। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ये लो, इवोल्यूशन से 12th एनसीईआरटी का 7th चैप्टर, और एनसीईआरटी बेस्ट, जो मैं कहता भी हूं इवोल्यूशन से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार बच्चों इवोल्यूशन के 4 क्वेश्चन थे, और वो भी लगभग फिक्स आपको बताते हैं। ओपेरिन हेल्डेन वाला इंपॉर्टेंट है, एनालोगस होमोलोगस वाले से, नेचुरल सिलेक्शन और हार्डी विनबर्ग से, तो वहीं से कनेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने। तो फॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, स्टेनले मिलर प्रोड्यूस एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। वो डायग्राम दे रखा ना एनसीईआरटी में। हाँ, तो उसने क्या क्या गैसेस दी थी बच्चों, मीथेन, हाँ अमोनिया, हाइड्रोजन, और टेम्परेचर कितना ले गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 800 में यहाँ कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ CS3 और यहाँ CS4, उसने मीथेन बच्चों क्या की थी, यूज की थी, और टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, एनसीईआरटी का ही है।
अगला क्वेश्चन मोल बायो का, और बिल्कुल सीधा सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ लिया देखो आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1 H बॉन्ड, एडिनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, बस देख लो कहाँ है, 3 नहीं होते, ये ला 4th आ गया, एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अपने को पता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। ये लो सेल डिवीजन में हर बार पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, सेल बायो से जो प्रोफेज की स्टेजेस है बच्चों, फिक्स से क्वेश्चन चल रहे हैं बस आ रहे हैं। प्रोफेज की जो स्टेजेस है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसमें क्या क्या क्रॉसिंग ओवर उन सिनेप्स से कनेक्टेड होते हैं। तो देख लो जाइगोटीन सिनेप्सिस, पैकाइटीन में क्या, जाइगोटीन में हो गया ना सिनेप्सिस, और पैकाइटीन में बच्चों, पैकाइटीन में तो होता है क्रॉसिंग ओवर, ध्यान है ना, ये तो वैसे भी पूछ रखा है। और डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में आ गया कियाज्मा फॉर्मेशन, और फाइनली जो डाइकाइनेसिस होगा उसमें टर्मिनाइजेशन, समापन। मिला लो मेज द कॉलम का। चलें, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, दिए गए में से करेक्ट पेयर, सही युग्म को सिलेक्ट करो। ये कुछ एंजाइम के नाम आपको दे रखे हैं बच्चों, और एंजाइम आप बायोटेक में आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं। पॉलीमरेज, चाहे मोल बायो से भी कनेक्ट कर लो, पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, तो क्या पॉलीमरेज डीएनए को तोड़ता है बच्चों, गलत बात, तोड़ने वाला तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो न्यूक्लियस तो डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट नहीं करता, वो तो हेलिकेज कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़कर, गलत हुआ। एक्सोन्यूक्लियस मैक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, एक्सो किनारों से बच्चों कट लगाता है, एंडो अंदर से कट लगाता है। लाइगेज जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, तो लाइगेज डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ता है, इसीलिए लाइगेज का एक नाम और बच्चों मॉलिक्यूलर ग्लू, आणविक गोंद भी इसको कहा जाता है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो 4th आ गया, और ये पीछे वाले पेपर्स में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 27, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, 12वीं एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों आते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से आते हैं। मेरे पुराने पेपर आपने सुने हैं तो बार बार मैंने बोला है, और ये भी एनसीईआरटी बेस्ड था। क्या पूछा, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें सारे लैंगिक संचरित रोग है, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है। तो पुराने पेपर से बिल्कुल आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस साल आने वाले हैं। तो देख लो, मलेरिया नहीं है, एसटीडी मलेरिया नहीं है, कैंसर नहीं है, तो गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज, तीनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लैंगिक संचरित संक्रमण है। एक और साइंटिस्ट बेस्ड बच्चों इस बार 2 क्वेश्चन बन गए थे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय, इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। नई वाली जो एनसीईआरटी है ना बच्चों, उसमें तो चैप्टर के साथ ही दे रखा है, पुरानी एनसीईआरटी में लास्ट में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखे हैं, पूरक पाठ्य सामग्री, वहां दे रखा है। और उसके लिए मैं कहता भी था ना, एनसीईआरटी में कुछ नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हुआ उसकी भी रीडिंग लगाओ, इवन समरी तक आपको पढ़ के जाने को मैं कहता था। तो देख लो, वहीं से क्वेश्चन आ गया कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, इवोल्यूशन के लिए जो एम्ब्रियोलॉजिकल भ्रूणी की जो प्रमाण थे उन्हें किसने रिजेक्ट किया, हाँ वही कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, बिल्कुल दे रखा है वॉन बेयर ने, जिसने बेयर्स लॉ भी दिया था। 4th है बच्चों, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है जिसने, वो उसको सही। नेक्स्ट बायोटेक का क्वेश्चन, और रिपीट होने वाला सा क्वेश्चन है, पूछा गया है इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल एनसीईआरटी का है कि इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो पृथक किए गए डीएनए खंड है वो किससे दृश्य दिखाई देते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ यूवी रेडिएशन, पहला ही हो गया, इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसमें वो ब्राइट ऑरेंज, चमकीले नारंगी दिखाई देते हैं, फिर उन्हें कट करके अलग करना इल्यूशन कहलाता है। अगला बच्चों, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर में एनी लिखूंगा, हालांकि एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से कनेक्टेड क्वेश्चन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फोलाइकल, कौन सा हार्मोन ग्राफियन फोलाइकल से ओवम के रिलीज को इंड्यूस करता है, मतलब ओवुलेशन को, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी कनेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 2-3 साल में, फिर आ गया।
आइडिया लग जाएगा बिल्कुल। अब बच्चों दिमाग में आया ना कि जो ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो कौन सा हार्मोन, तो सीधा माइंड में आता है एलएच, एलएच सर्ज जिसको बोलते हैं अपन, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी तो ग्राफिन फोलिकल रप्चर होता है। तो देखो कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता तो मैं मोर प्रॉपर आंसर भी देना पड़ता, वो इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो मेन तो हार्मोन कौन सा चाहिए, ल्यूटिनाइजिंग, एलएच। देखो ऑप्शन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, गलत, प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल ओवुलेशन से कोई मतलब नहीं है, न उस टाइम होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, गलत, एलएच की कंसंट्रेशन तो हाई चाहिए ना कि लो। लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच, ये भी गलत है। कैसे, तो बच्चों एनसीईआरटी में ग्राफ देके आपको ऐसे समझा रखा है, इसमें ये मिड अपन 14 डेज मान के चलें, तो देखो इसमें एक तो ये दे रखा है यहाँ हार्मोन, एक मान लो ये दे रखा है ऐसे दो, तो ऊपर वाला एलएच है और एक ही एफएसएच है, तो एलएच एफएसएच दोनों का लेवल हाई होता है, एलएच का ज्यादा होता है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच भी गलत हो गया, लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच भी गलत हो गया, ठीक। अब दो और हार्मोन यहां बना रखे हैं नीचे, एक ये बना रखा है, ऐसे मैं रफली बना के बता देता हूं, एक ये बना, तो दो पीक वाला एस्ट्रोजन है, एक ये लास्ट में बढ़ रहा है वो प्रोजेस्टेरोन है। तो हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एक ही ऑप्शन बचा, एलिमिनेशन राउंड की तरह इसको अपन कर सकते हैं। तो फोर्थ, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो जब ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी में अच्छे से, तो बच्चों 14 डेज के आसपास एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है। तो मोर प्रॉपर तो एलएच वाला होता है, बट एलएच ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आंसर फोर्थ गया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम, गॉबलेट सेल्स वैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको थोड़ा सा घुमा के अलग टाइप से पूछ लिया। गॉबलेट सेल्स जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, चषक बोलते हैं ना, जिनसे म्यूकस आता है, तो एक तो पेनेथ और एक गॉबलेट, दोनों इंपॉर्टेंट है। पेनेथ से भी आ रखा है, इससे भी क्वेश्चन आ गया। यूनिसेलुलर ग्लैंड वो मॉडिफाइड होती है किससे, तो हम इसको टिश्यू में कन्वर्ट, टिश्यू में ऐड कर सकते हैं इसे। 7th चैप्टर 11th एनसीईआरटी का टिश्यू से कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों गॉबलेट सेल्स है, मॉडिफाइड किससे होती है, कॉलमनर एपिथेलियल, कॉन्ड्रोसाइट तो कार्टिलेज है, कंपाउंड एपिथेलियल, स्क्वेमस, स्क्वेमस तो डिफ्यूजन में काम आती है, कंपाउंड कई लेयर, तो गॉबलेट का काम तो बच्चों सिक्रीशन है, और जहां मल्टी लेयर होता है उसका सिक्रीशन में ज्यादा रोल नहीं होता। तो फर्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, स्तंभाकार, इंटेस्टाइन की इनर लेयर में कॉलमनरी होती है, तो फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, अंटार्कटिक रीजन में वो जो ब्लाइंडनेस है उसका रीजन वैसे तो इकोलॉजी में है, और इसको बच्चों अपन आई से भी कनेक्ट करके बता देते हैं कि जो यूवी रेडिएशन वाला इफेक्ट होता है ना, अल्ट्रावायलेट, उस अंधेपन का रीजन। तो यूवी रेडिएशन के दो मेजर बच्चों बॉडी पर इफेक्ट पड़ते हैं, एक तो स्किन पे, एक अपनी आईज पे। तो स्किन पे तो यूवी रेडिएशन से बच्चों कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन कैंसर, और लेंस को ये ओपेक कर देता है, डैमेज कर देता है, तो एक डिजीज कैटारैक्ट हो सकती है, मोतिया बिंदु, किसके इफेक्ट से, यूवी रेडिएशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन, हाई डोज ऑफ, और कई बार लेंस के ओपेक अपारदर्शी होने से कैटारैक्ट, मोतिया बिंदु भी हो सकता है। क्लियर? लो, अगला क्वेश्चन ये आ गया, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट है, ये भी अलग अलग देके भी पूछे में, तो पूछे हुआ से क्वेश्चन वापस आ गया। मिला लो इनको, मैच द कॉलम में आयरन, आयरन बच्चों क्लोरोफिल के लिए रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। जिंक, जिंक अपन किसके लिए बताते हैं, आइए, इंडोल एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। बोरोन आ गया, पोलन जर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट है ये वैसे ही, और जो मैग्नीज है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए पढ़ते हैं अपन, सीधा सा है मैच द कॉलम में। नेक्स्ट चलो, बीटी कॉटन, फिर से बायोटेक, बायोटेक का 12th चैप्टर, और बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी का। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस इज रेजिस्टेंट टू, तो जो बीटी कॉटन वगैरह है, बीटी वैरायटी, वो किसके अगेंस्ट बच्चों रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट पेस्ट, कीट वाले जो पेस्ट है उनके अगेंस्ट ही एक्टिवेट है। इंसेक्ट के लिए तो थी लेपिडोप्टेरा, हाँ, कॉलियोप्टेरा, डिप्टेरा, उन अलग अलग स्पेसिफिक इंसेक्ट के अगेंस्ट ये एक्टिव है इंसेक्ट पेस्ट। तो फोर्थ हो गया। चलें आगे।
ये लो 37 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एनटीए के पेपर सोल्व करवाए थे, उसमें ये बना हुआ था ना, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल पूछे जाते हैं, पूछा हुआ भी है, पता ही था इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है इकोलॉजी से बच्चों। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आते ही दिमाग में क्या आया, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, उसी के लिए था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अमाउंट को कैसे कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसी के रेफरेंस में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फर्स्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन बायोटेक का है, और हाँ एनसीईआरटी बेस्ड ही मानूंगा मैं, बिल्कुल लाइन है। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक की है, कंफ्यूजन में होकर उन्होंने गलत आंसर दिया इसका भी, इसमें भी थोड़ा सा बच्चों अपने हल्का सा ये थोड़ा सा ऑफ टाइप बीट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर ढंग से अपने इसके ऑप्शन को रीड करें, क्वेश्चन को पढ़ें, तो आपको आंसर खुद ही माइंड में क्लिक कर जाएगा। कैसे, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करो विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके रेफरेंस में पूछा है। तो पहला, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, ये तो होता ही है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोम साइट पर ही तो कट लगाएगा, तो सही है, काम ही उसका यही है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो काम आएंगे, आरडीएनए बनाएंगे, आरडीटी में तो यूज होगा। स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, चिपचिपे सिरों को लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है, बात तो सही है, स्टिकी एंड को लाइगेज ही जोड़ेगा, लेकिन लाइगेज अलग है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग है। आपसे पूछ क्या रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रेफरेंस में बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये तो लाइगेज का है, रेस्ट्रिक्शन का तो है ही नहीं। फोर्थ पे आओ, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए लेंथ सीक्वेंस को पहले चेक करेगा, फिर अपना काम करता है, और बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में लाइन मिलेगी एज इट इज। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो इसी रेस्ट्रिक्शन के रेफरेंस में है, थर्ड जो है वो लाइगेज के रेफरेंस में, इसलिए रेस्ट्रिक्शन के रेफरेंस में नहीं है, तो इसलिए इसको इनकरेक्ट मान लिया। इसलिए थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, चारों ऑप्शन देखकर फिर आंसर देने वाला क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये फर्स्ट भी कर दिया और भी कर दिया, थर्ड लेकिन इसमें क्या रहेगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों, क्योंकि विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन पूछा तो उसके रेफरेंस में आपको क्या देना है, आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ये लो, फिर से हेल्थ डिजीज का क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी का एट चैप्टर, और बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर इन ह्यूमन, की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, कौन से स्टेज में करेगा, स्पोरोजोइट, वही तो मॉस्किटो की सलाइवा के साथ अपनी बॉडी में आएगा, इसीलिए इसकी क्लास आपने स्पोरोजोआ बताई थी, और इन्फेक्शियस स्टेज बच्चों स्पोरोजोइट कहलाती है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं एन लगा रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा सा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन कब पूर्ण होता है। तो देखो बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte है, द्वितीय कंडकोशी का हैप्लॉइड सेल, इसी स्टेज में ओवुलेशन होता है, और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है ओवेरिज से। अब बच्चों इसमें वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन वो मेटाफेज स्टेज में आके रुक जाता है, रेस्ट हो जाता है। अब जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म के कांटेक्ट में आती ही बच्चों मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही छोटी क्या बन जाएगी, पोलर बॉडी, और एक बड़ी सेल क्या बन जाएगी, ओवम। तो मियोटिक सेकंड को कंप्लीट करने के लिए किसकी प्रेजेंस चाहिए, स्पर्म की। तो ये पूछ रहा है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, मैथुन के समय गलत, जाइगोट टाइम के गलत, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, तो शुक्राणु के अंडाणु से संपर्क में आने के बाद मियोटिक सेकंड कंप्लीट होता है बच्चों, थर्ड आएगा। नेक्स्ट, which of the following statement are true for the phylum chordate, taxonomy, animal kingdom का क्वेश्चन, हाँ एनिमल किंगडम का, और बिल्कुल मैं एन लगा रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी में तो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, फोर्थ चैप्टर आपका, इस बार टेक्सोनोमी के 4 क्वेश्चन बच्चों थे। तो कोर्डेट के रेफरेंस में आपको फॉलोइंग आर ट्रू देखने, ट्रू स्टेटमेंट देख लो। इन यूरोकोडेट नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, यूरोकोडेट याद आ गए बच्चों, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट, तो यूरो का मतलब टेल होता है, तो इनमें तो नोटोकोड टेल में प्रेजेंट होगी, जबकि सिफेलो में हेड टू टेल होती है। तो गलत हो गया ना कि यूरोकोडेट में नोटोकोड हेड से टेल, सिर से पूंछ तक होती है, गलत बात, ये तो सिफेलोकोडेट के लिए होता है, सिफेलो का मतलब ही हेड।
इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉड केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में, सही बात है, हम वर्टिब्रेट है तो अपने में नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक में थी, अब वो रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम में। ट्रू है दूसरा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। सीएनएस डोर्सल साइड में और होलो होता है, नर्व कॉर्ड ही तो है, नर्व कॉर्ड आपके डोर्सल होती है, खोखली होती है, उसी से आगे सीएनएस बनता है। इसलिए बच्चों ह्यूमन ब्रेन को भी होलो कहा जाता है, खोखला, खोखला बोलते हैं वो, इसीलिए नर्व कॉर्ड होलो है। करेक्ट है। कोर्डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, हेमी, ट्यूनिकेट एंड सिफेलोकोर्डेट। गलत। कोर्डेटा में 3 सब फाइला तो होते हैं, ट्यूनिकेटा भी होता है, सिफेलोकोर्डेट भी होता है, तीसरा वर्टिब्रेटा होता है बच्चों, ना कि हेमी कॉर्डेट। ये तो नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट की कनेक्टिंग लिंक है। तो बी और सी सही है, तो इसमें देख लो, थर्ड गया बी एंड सी। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, ये लो माइक्रोब्स वाले चैप्टर से 12th एनसीईआरटी का 10th चैप्टर, उसमें हर बार ये मेज द कॉलम के क्वेश्चन आ गए, खूब प्रीवियस ईयर वाले में हमने देखे हैं, फिक्स से पूछे जाते हैं बच्चों। माइक्रोब्स वाले में तो ये आता है समेज द कॉलम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, क्लियर। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम आ गया, साइक्लोस्पोरिन ए, कंफ्यूज नहीं है, ये पता ही है, वही कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग होगी बच्चों। और मोनेस्कस परप्यूरिस वो स्टेटिन्स वाला देख लो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाला, और एस्परजिलस नाइग्रेसे सिट्रिक एसिड। मला लिए तो एनसीईआरटी का ही है। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस एक्सक्रीटरी सिस्टम। 11वीं की एनसीईआरटी का 19 चैप्टर 19वां, और उसके बिल्कुल लास्ट में दे रखा है एनसीईआरटी में कि वो जो डिजीज है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह है जिसको बोलते हैं, यूरिन के साथ शुगर आती है बच्चों, उसके सिम्टम। तो देखो शुगर के साथ साथ कीटोन यूरिया भी दिखा रखा है, यूरिन के साथ कीटोन बॉडी आएगी, और ग्लाइकोसूरिया का मतलब ग्लूकोज आएगा। हो गया सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। इसको भी एक्सक्रीटरी से कनेक्ट कर लो। डायूरेसिस को रोकने के लिए कौन सी कंडीशन हेल्पफुल होती है? डायूरेसिस का मतलब बच्चों मूत्रलता, ज्यादा यूरिन आता है ना, उसको डायूरेसिस बोलते हैं। तो एडीएच हार्मोन है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो यूरिन की अमाउंट कम हो जाएगी, एंटी डायूरेटिक है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, जो डायूरेसिस को रोकता है, एक्सेस यूरिनेशन को रोक देगा, मिक्चुरेशन को। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। जब एल्डोस्टेरोन आएगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन वाटर और सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा, पानी एब्जॉर्ब हो गया तो यूरिन में पानी की अमाउंट कम हो जाएगी, डायूरेसिस को रोक रहा है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कोज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो एएनएफ तो बीपी को कंट्रोल करता है, डायूरेसिस में कोई रोल नहीं है। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, जेजी सेल से जब रेनिन कम आएगा तो ये बीपी और उसके कंट्रोल के लिए बच्चों। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जब एडीएच का सिक्रीशन कम होगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगा, ना कि ज्यादा। तो आंसर गया इसमें फर्स्ट। क्लियर। ये लो जेनेटिक्स का क्वेश्चन, हाँ एनसीईआरटी का ही है, बताता भी हो ना, एक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से। इसका भी लेक्चर अपन ने बना रखा है बच्चों। फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वो भी पूछ लिया जाता है, पूछ भी लिया। करेक्ट पूछ रहा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव है अपने सिलेबस में, और इसकी जीन बताई थी आपको 12th क्रोमोसोम पे। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है और जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम 11, सही है। थैलेसेमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है, जीन 11 और 16 क्रोमोसोम में। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड थोड़ी है, एक्स लिंक्ड है, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एनटीए में ऐसा आपने क्वेश्चन सोल्व भी किया था। ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चों ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ज्यादा वैल्यू किसकी? ग्रोस की। जब इसमें अपन ने रेस्पिरेटरी एक्सपेंसेस वगैरह हटा देते हैं तब नेट प्रोडक्टिविटी आती है, तो ग्रोस की वैल्यू हमेशा नेट प्रोडक्टिविटी से ज्यादा रहेगी, सीधा सही है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भला ही हो गया। अगला,
क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। अब इसको बच्चों टिश्यू में से भी कर सकते हो और एक्सक्रीटरी में भी कर सकते हो। एक्सक्रीटरी में तो ऐसा हो जाएगा कि ये आपको एनसीईआरटी में दे ही रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में दे रखा है लाइन, जब पीसीटी डीसीटी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है वहां ये बता रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। तो बच्चों जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना पीसीटी की, बोमन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी आ गई, पीसीटी में ये लगे रहते हैं माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो पीसीटी में बच्चों, नेफ्रॉन की पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ माइक्रोविलाई होती है और माइक्रोविलाई से वो कौन सी बॉर्डर बनती है, ब्रश बॉर्डर। ठीक, तो डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड गलत, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन पीसीटी सही है, यूस्टेकियन ट्यूब गलत। अब देखो बच्चों इंटेस्टाइन में भी ब्रश बॉर्डर तो होती है ना, वहां भी एब्जॉर्प्शन होता है, माइक्रोविलाई वहां भी होती है, बट वहां क्यूबॉइडल की बजाय कॉलमनर, अभी गोबलेट सेल्स में बताया था कॉलमनर स्तंभाकार, जबकि यहां मेनली क्यूबॉइडल। तो आंसर सेकंड गया पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढो एंडोक्राइन सिस्टम का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। बच्चों ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है तो हाइपर होगा ना कि हाइपो होगा। इंसुलिन इसका एंटागोनिस्टिक है जो ब्लड में ग्लूकोज कम करता है तो हाइपो होगा ना कि हाइपर होगा, ध्यान आपको। तो ग्लूकागोन एसोसिएट विद हाइपो नहीं हाइपर। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रेटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट, इंसुलिन का इफेक्ट पैंक्रेटिक सेल और एडिपोसाइट पे होता है क्या, एडिपोसाइट तो ठीक है, पैंक्रेटिक पर थोड़ी होता है, पैंक्रियास से तो आता है ये, इसका इफेक्ट होता है लीवर सेल हिपेटोसाइट पर, वहीं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाएगा। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन तो हाइपो है ना कि हाइपर। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल कॉर्टिसोल। बच्चों इंसुलिन को छोड़ दो, इंसुलिन के अलावा बाकी सारे हार्मोन जो है कनेक्टेड कार्बोहाइड्रेट वाले वो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते ही हैं, इंसुलिन है जो कम करता है। बढ़ाने का मतलब हाइपर है। अब बढ़ाने के तरीके अलग अलग है, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन सकती है या अदर देन कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकती है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा बने तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और नियो का मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी मिल जाएगा, दे ही रखा है सीधा सा, 7 मिलियन बता रखी है इसमें, तो सीधा ही है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज, एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये भी आपके इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी से कनेक्ट हो जाएगा। जो बच्चों प्रोड्यूसर है प्राइमरी ट्रॉफिक, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी, तो उसी से कनेक्टेड है। तो देख लो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो बच्चों अपने को पता ही है कि भी जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले तो हर्बीवोरस है, देन बाद वाले कौन से हो जाएंगे, कार्निवोरस। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल ये वाले, इसमें देख लो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन से आ गए, मैच कर लो भाई। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पे तो ग्रास आ गई, सबसे पहले लेवल पे तो कौन आ गई, ग्रासेस, घास आ गई। तो फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें तो ग्रास आ गई। अब यहां से ले लो, ये रहा फर्स्ट के बाद सेकंड ले लेते हैं अपन। सेकंड में सेकंड ट्रॉफिक लेवल तो हमेशा हर्बीवोरस होगा सेकंड वाला, तो इसमें हर्बीवोरस रैबिट है, खरगोश है। देन हम बात करते हैं, अब देख लो सेकंड के बाद थर्ड, ये रहा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्रो, कौवा मान लो, और इसके भी ऊपर जो फोर्थ है उस पे वल्चर, गिद्ध आ जाएगा। आ गया, तो इसमें मैच कर लेना कहाँ जा रहा है, ट्रॉपिक लेवल पे। इकोलॉजी का ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, मोल बायो का क्वेश्चन बिल्कुल है एनसीईआरटी में। ट्रांसलेशन की जब रीडिंग लगाओगे तो मिल जाएगा। अनुवादन, जिसमें आप एमआरएनए से क्या बनाते हो, प्रोटीन बनाते हो बच्चों, वो ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का भी आ गया, ट्रांसलेशन का भी क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एमिनो एसिड को अपन एक्टिव करते हैं। टीआरएनए वाला पार्ट है जो, इसमें वो फिर इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन बाद में आते हैं। स्टार्ट में दे रखा है, पहले उसको क्या किया जाता है,
एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करके एमिनो एसिड बाइंड किया जाता है, देन बच्चों राइबोसोम की स्मॉल यूनिट से एमआरएनए बाइंड होता है। तो इसमें भी खूब बच्चों ने सिली मिस्टेक की है और वो फोर्थ करके आ गए। तो इनिशियल अगले ने पूछ लिया, फर्स्ट फेज पूछा, तो फर्स्ट फेज होगा एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, उसके बाद वाली ये प्रोसेस होती है बच्चों। क्लियर? फिर मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम का क्वेश्चन और एनिमल टैक्सोनॉमी का ही है और एनसीईआरटी का ही है, 4th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी का। 6 to 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट दिख जाएंगे, 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट है, तो साइक्लोस्टोमेटा है, क्या समझना है। कॉन्ट्रिक्थीज में तो 4 पेयर होते हैं और कॉन्ट्रिक्थीज में बच्चों 5 पेयर होते हैं और स्टिक्थीज में 4 होते हैं। हेटेरोसर्कल कोडल फिन, हाँ ये थोड़ा सा अलग बता सकता हूँ मैं एनसीईआरटी के बाहर, बाकी नोट्स में आपको करवाते हैं। होमोसर्कल हेटेरोसर्कल टेल होती है ना बच्चों, पूंछ, अगर ऐसे बाइफिड हो तो उसको तो होमोसर्कल बोल देते हैं, और ये वाली जो टेल है बच्चों वो हेटेरोसर्कल। होमोसर्कल ऑस्टिक्थीज में होती है, हेटेरोसर्कल कॉन्ट्रिक्थीज में होती है। विषम पालित पूंछ तो हेटेरोसर्कल है तो कॉन्ट्रिक्थीज है। एयर ब्लेडर ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ऑस्टिक्थीज में एयर ब्लेडर होता है, बायोन्सी। पॉइजन स्टिंग भी एनसीईआरटी में, किसमें? ट्राइगॉन में, ट्राइगॉन स्टिंग रे। क्लियर? तो बाकी 3 एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का, और मैं एन लगा रहा हूं, मतलब ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट ढूंढ लो। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सिरोसा इनर है कि बच्चों आउटर है? सिरोसा तो सबसे आउटर है, न कि इनर है, गलत हो गया। इलियम इज ए हाईली कोल्ड पार्ट, इलियम अत्यधिक कुंडलित भाग है, बिल्कुल। क्षुधांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है और वो अत्यधिक कुंडलित होता है, हाईली कोल्ड होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडिनम, अपेंडिक्स ड्यूडिनम से अराइज होती है कि सीकम से? सीकम से होती है। इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, गलत। इलियम आगे लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन होती है, तो इसमें सेकंड आ गया बच्चों। ये लो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा आपको, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो आ ही गए, ये भी एनसीईआरटी का ही है। वो टेक्निक वाला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से पूछ लिया जाता है, पूछ लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कांट कंसीव। ऐसी महिलाएं बच्चों जिनमें कंसीव, प्रेगनेंसी ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, फ्यूजन ऑफ गैमेट ना हो पाए, उनके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू एसिड। तो सीधी सी बात है, इन विट्रो टेक्निक ही होगी ना। इन विट्रो में ही बॉडी के बाहर क्या करवा देंगे? फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में हम पढ़ते हैं एक तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। गिफ्ट में तो क्या होता है बच्चों? फीमेल में ही ओवम को, फैलोपियन ट्यूब में ओवम रिलीज कर देंगे, बाहर से ओवम ट्रांसफर कर देंगे, तो फर्टिलाइजेशन तो उसी फीमेल में हुआ। जबकि ये तो कह रहा है कि जो कंसीव नहीं कर पाए, जिसमें फ्यूजन हो ही नहीं पाए, उनके लिए तो गिफ्ट तो नहीं होगा। आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन कर देंगे, इसमें भी बच्चों साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन करने का है, तो ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। लेकिन जो ये लाइन दे रखी है, द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू एसिस्ट दोज फीमेल, तो एम्ब्रियो के लिए 2 वर्ड दे रखे हैं, 8 ब्लास्टोमियर, उसके बाद वाली कंडीशन। तो स्टार्ट में तो जिफ्ट है, उसके बाद वो IUT, तो एनसीईआरटी भी आप इसको करेंगे तो 4th इसमें ही आ जाएगा, जाइगोट इंट्रा और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में होगा, कम ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर, इन विट्रो। क्लियर? डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, ये फिर वही सेल डिवीजन से कनेक्टेड सिमिलर सा क्वेश्चन आ गया। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बच्चों डिसोल्यूशन कब होता है? तो ये डिप्लोटीन स्टेज ध्यान ही अपने को, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो मिलते जुलते यहाँ 2 क्वेश्चन रिपीट से हो गए, सेकेंड आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिर से कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन। इस बार बच्चों ईयर से पूछा है। नर्वस सिस्टम 21st चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी, उससे भी एक क्वेश्चन आता है पिछले 2-3 साल से। तो आई आंखों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था, इस बार ईयर का क्वेश्शन आ गया। देख लो, मैं एन लगा रहा हूँ मतलब एनसीईआरटी का ही है। ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ बच्चों? सुनने वाली स्ट्रक्चर लोकेटेड द बेसिलर मेम्ब्रेन, ए में 4th बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, आधारी झिल्ली। कॉक्लिया, कॉक्लिया कैसा था? कोइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ, घुमावदार भाग था। यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडल ईयर को फेरिंक्स से जोड़ती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करती है ना कान के पर्दे के दोनों ओर। और स्टेपीज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, सबसे छोटी बोन स्टेपीज जो ओवल विंडो से कनेक्ट होती है। मैच कर लेना आप। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखो बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन इस बार नीट में आया था जो 2 जगह पूछा था, केमिस्ट्री में भी था ये क्वेश्चन और आपके बायो में भी आ गया, बायोमोलिक्यूल से बनता ही है। तो बेसिक एमिनो एसिड में याद बताता भी हूं, याद रखने के लिए आपको हलाल, H से बच्चों हिस्टिडीन आता है, A से आर्जिनिन आता है, L से लाइसिन आता है और Al से मैं बोल देता हूं एल्केलाइन। तो 20 में से 20 में से 3 एमिनो एसिड बच्चों क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, है ना, और एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिडिक होते हैं, बाकी सारे 15 न्यूट्रल होते हैं। तो बेसिक क्षारीय की बात कर रहा है तो सेकंड दिख रहा है आपको लाइसिन, और ये केमिस्ट्री में भी पूछा था, उसमें भी आंसर लाइसिन ही था बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर से मेज द कॉलम सर्कुलेटरी सिस्टम वाला 11th एनसीईआरटी का 18वां चैप्टर। हाँ, एन लगाऊंगा मैं तो एनसीईआरटी से हो जाएगा क्वेश्चन। ये वो डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स के टाइप्स दे दिए, इओसिनोफिल जिसको एसिडोफिल भी बोलते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट मिला लो। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा, इम्यून रेस्पॉन्स प्रतिरक्षी क्रिया। न्यूट्रोफिल बच्चों फैगोसाइटोसिस बक्षकाण्विक प्रोसेस, फैगोसाइट तो करती है। बेसोफिल क्या करेगा? रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। बेसोफिल को बच्चों हम बोलते हैं ब्लड की मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल का काम हिस्टामिन और क्या रिलीज करना? सेरोटोनिन। इओसिनोफिल रिलीज हिस्टामिन्स, हिस्टामिनेज। देखो हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके था, यहाँ कुछ कंफ्यूज हो गए थे। बाकी ऑप्शन एक ही है बच्चों जो मैच करता हुआ है, ज्यादा इसमें मैच करने वाले है ही नहीं। कैसे? जैसे लिम्फोसाइट में फर्स्ट है तो यही एक ही मैच द कॉलम में एक ही मैच कर रहा है, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? 4th आ जाएगा। अगला 74, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बच्चों, 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल, और मैं फिर एन लगा रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी का, एंजाइम से भी कनेक्ट कर दिया इसको। इनहिबिटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी के लिए जो इनहिबिटर है, हाँ मेलोनेट वाला है तो दे रखा है एग्जांपल। पजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध इनमें से किस में होते हैं? कोलेजन में होंगे क्योंकि कोलेजन प्रोटीन है। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी बच्चों? काइटिन की। क्लियर? और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है रिसीन, एब्रिन, जो टॉक्सिन होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल दे रखनी है बायोमोलिक्यूल में, वही हो जाएगा, मिला लेना। मैं इस द कॉलम के कई क्वेश्चन। नेक्स्ट ये लो, जेनेटिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है और दिख क्या रहा है, मैं तो एन लगाऊंगा, एनसीईआरटी का ये एबीओ ब्लड ग्रुप वाले में से, मल्टीपल एलील वाले में से। आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप में बच्चों जीन होती है एक आई, और इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई या आई ओ। ये मल्टीपल एलील है जिसमें एक जीन के बच्चों कितने? 3 एलील हम बताते हैं। आई ए है तो ए एंटीजन वाला शुगर, बी है तो बी वाला, ओ या स्मॉल आई है तो कोई शुगर सिंथेसाइज नहीं करेगा। तो मिला लो, क्या पूछ रहा है? कंट्रोल दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील। हाँ, 3 में से केवल 2 एलील मिलेंगे ना एक बंदे में, तो 2 एलील होते हैं हर जीन के। सही है, इसलिए इसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बच्चों स्टडी करते हैं। When I and IB are present together, they express same type of sugar. अगर IA और IB एक साथ होगा तो क्या बच्चों एक ही जैसी शुगर आएगी? गलत है, A से तो A वाली आएगी, B से B वाली आएगी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? AB। कोडोमिनेंस हो गया ना, सहप्रभाविता। गलत। एलील स्मॉल आई डजंट प्रोड्यूस एनी शुगर, सही है, स्मॉल आई कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। द जीन आई हैज 3 एलील, आई के 3 एलील होते हैं, सही है, तो गलत पूछा है तो सेकंड हो गया। ब्लड ग्रुप के भी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 सालों से, इस बार भी आ गया। अगला क्वेश्चन हेल्थ और डिजीज का 12th एनसीईआरटी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेफरेंस में गलत स्टेटमेंट को ढूंढो। मैं लगा दिया है मैंने एन, बिल्कुल एनसीईआरटी में मिलेगा। When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity। अगर शरीर में बच्चों बनी बनाई एंटीबॉडी सीधे डाल दें तो वो पैसिव होती है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम खुद बनाए तो एक्टिव होती है। क्लियर है बात? तो पहला ट्रू है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स। एक्टिव इम्यूनिटी क्विक होती है क्या? एक तो बच्चों इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाए, एक आपको बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दे। फास्ट काम कौन करेगी? बनी बनाई करेगी ना भाई। जब एंटीजन जाएगा तब बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, देन बनाएगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। एक्टिव में टाइम ज्यादा लगता है, बट पैसिव फास्ट होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, गलत, क्विक नहीं, कंपैरेटिवली स्लो होती है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एग्जांपल ऑफ पैसिव। फीटस को मां से IgG मिलती है, IgA भी मिलती है, और वो बच्चों पैसिव है कि एक्टिव है?
पैसिव है क्योंकि फिटनेस को तो बनी बनाई बन रही है, तो करेक्ट है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव। ठीक है, इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा तो एक्टिव बोल देंगे, तो गलत इसमें दूसरा है, तो सेकंड कर दो, हो जाएगा एनसीईआरटी से। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं फिर एन लगा रहा हूं, एनसीईआरटी का ही है। एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज याद कर लो बच्चों, ड्यूडिनम की वॉल से आता है। जब पैंक्रेटिक जूस ड्यूडिनम में आएगा, ग्रहणी में आएगा, तो मैं कहता भी था जब अपन क्लासेस लेते थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग फिक्स से क्वेश्चन होते हैं, या तो टिथ से आ जाता है या पैंक्रेटिक और स्टमक गैस्ट्रिक जूस से हर बार आता है। तो ये लो वहीं से कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया, इंटेस्टाइन वाले जूस के आसपास से, ड्यूडिनम से। तो एंटेरोकाइनेज उस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को किस में कनेक्ट करेगा? एक्टिव ट्रिप्सिन में। ध्यान ये तो आपको फर्स्ट सीधा ही कर रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ये लो बच्चों, फिर से बायोटेक का, एनसीईआरटी का इक्वार फर्स्ट की एक ही तो सीक्वेंस दे रखी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इक्वार फर्स्ट की सीक्वेंस घातक ZAATT, ये रही ZAA, एक बार देखो, रुको, हाँ ZAATT, 4th ही गया ना, और तो बैठ ही नहीं रहा। 5 to 3rd और 3 to 5 पैलिंड्रोम होगी ना, दोनों डायरेक्शन से सेम पढ़ सकते हो। एक और बायोटेक का क्वेश्चन, फिर से एनसीईआरटी बायोटेक से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे बच्चों इस बार 2020 में, 2 चैप्टर 11वें और 12वें से, है ना। मैच द कॉलम कर लो। बीटी कॉटन, फिर से बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन से बेसिलस दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जीन थेरेपी, ये भी पूछा हुआ है 1900 में, वो 90 में 4 साल की एक बच्ची में आया था ना, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी से, जीन थेरेपी वाला। आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, यूकैरियोटिक में कोशिकीय सुरक्षा की मेथड है। और पीसीआर आ गया, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, उसी 12 चैप्टर में दे रखा है। पीसीआर से अपन फटाफट न्यूक्लिक एसिड की नंबर को मॉडिफाई, वो उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं ना, तो इन डिजीज में भी वो डायग्नोस में यूज होता है मॉलिक्यूलर टेक्निक, पीसीआर मिला लेना, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, तो फ्लोरिडियन स्टार्च बच्चों तो स्टोरेज फूड है, इसकी स्ट्रक्चर हाँ स्टार्च वाले माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होती है। क्लियर है, ये भी हो जाएगा सीधा सही। नेक्स्ट, फिर मैं बायोटेक लिख रहा हूं, एक और बायोटेक का क्वेश्चन आपके सामने, वो भी एनसीईआरटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, जो नॉट करेक्ट है, जो गलत है, उसकी बात कर रहा है। द प्रोइंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, प्रोइंसुलिन में तो 3 चेन होती है, ABC, सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, फंक्शनल इंसुलिन में बच्चों 2 ही चेन होती है, A और B। अब बच्चों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि डाइसल्फाइड होगा? हाँ, तो इनके बीच में आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसलिए ये क्या हो गया? गलत, हाइड्रोजन नहीं आएगा, डाइसल्फाइड आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये लो इवोल्यूशन का, होमोलोगस, एनालोगस, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट से हर बार बनता है, फिर बन गया। एनसीईआरटी के एग्जांपल दे दिए, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन बर्ड्स, डॉल्फिन मैमल्स, दोनों बच्चों फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों एक्वेटिक, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ध्यान आ गया, अभी सारी उद विकास, एक मैमल्स है एक बर्ड्स है, ओरिजिन अलग अलग होगा, कन्वर्जेंट, सेम ओरिजिन है डाइवर्जेंट। फर्स्ट कर देंगे, अभिसारी देखा एनसीईआरटी में एग्जांपल, सोचना क्या फिर से इवोल्यूशन का क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके बट था एनसीईआरटी का ही। Which of the following refer to correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about anthropogenic action? दे रखा है मानवोद्भिद प्रक्रियाएं, ह्यूमन इवोल्व जो प्रोसेस है उससे बच्चों क्या क्या चेंज आए, वो बोलते हैं ना पेस्टिसाइड वगैरह अपन ने यूज किए तो धीरे धीरे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो वैरायटी है वो डेवलप होती गई। हाँ बिल्कुल, वो समझा रखा उसमें अपने, वही है। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड बच्चों एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से आई थी क्या? डार्विन फिंच जो गैलापागोस आइलैंड की थी वो तो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, गलत हो जाएगा नहीं तो इससे कनेक्टेड नहीं है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड सही है, केमिकल वगैरह अपन ने स्प्रे किया तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी आ गई। ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट भी बन गए, ड्रग अपन ले रहे थे बैक्टीरिया और के अगेंस्ट, धीरे धीरे वो उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ले आए। मेन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स,
तो ये भी धीरे धीरे डेवलप हो गई, ह्यूमन ने तैयार किया तो एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। तो बी, सी और डी, हाँ एनसीईआरटी से कनेक्ट। डार्विन फिंच इज एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवहन के संदर्भ में गलत कथन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी का 17 चैप्टर, श्वसन वाला, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ऑक्सीजन परिवहन के संदर्भ में बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन? सही बात है, ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से तो बनेगा बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई के पास, और वो PCO2 पे डिपेंड करेगा, सीधी बात है। अगर मैंने PCO2 ज्यादा कर दी तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, होता ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्लियर है। हायर H कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एल्वियोलाई में जो एल्वियोलाई है वहां H+ की हायर कंसंट्रेशन वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। सोचो, एसिडिक मीडियम का मीन H+ ज्यादा, CO2 ज्यादा, क्लियर। आओ तीसरा भी देख लो। लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सही है। एल्वियोलाई में कंपैरेटिवली, एल्वियोलाई में बच्चों ऑक्सीजन की तो बता रखी है 104 और वो 40 के लमसम होती है CO2, तो PCO2 कम है तो उतनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। तो PO2 बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड होगा, सेकंड आ गया। बस उसका CO2 बढ़ेगी तो बाइंडिंग तो कम होगी, क्लियर है ना। अरे वो फैक्टर बताई देता हूं ना मैं, H+ CO2, H+ बढ़ी तो pH कम, ठीक। PCO2 के साथ हम बता देते हैं PCO2 बढ़ रहा तो PO2 कम। ये सारे जो फैक्टर है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बाइंडिंग के बजाय डिसोशिएट करेंगे, देख लेना। हाँ है रेस्पिरेटरी में ये। नेक्स्ट पे आओ। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, सबसे ज्यादा ग्रोथ की प्रोसेस मैक्सिमम किस में होती है? लैग फेज में, लॉग फेज में? अरे ये तो सीधा ही आ गया ना, लॉग फेज। वो जो कर्व भी अपन बनाते हैं सिग्मोइड वाला, किस में आ गई? लॉग फेज, क्लियर बेटा जी। चलो नेक्स्ट पे आए। हाँ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले ग्लोब वर्ल्ड में पूछ लिया। हाँ ध्यान रखिए अपने को, अमेजोन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। हालांकि यहाँ भी बच्चों हिमालयज में भी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, बट वो इंडिया के रेफरेंस में, ग्लोब की बात आ गई, विश्व के रेफरेंस में तो अमेजोन फॉरेस्ट आ गए। अगला क्वेश्चन फिर से बायोटेक का ही है और फिर एनसीईआरटी का ही है बच्चों। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। हाँ उसमें वेक्टर में बच्चों जब अपन अपना डिजायर्ड जीन या डीएनए जोड़ते हैं तो वेक्टर में एक ORI साइट भी तो थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ORI के दो काम थे। क्या काम थे? एक तो ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है और दूसरा कितनी कॉपी बनेगी उसको कंट्रोल भी करती है। तो हम बता देना ऐसा वेक्टर यूज करना चाहिए जो हाई कॉपी नंबर वाला हो, ज्यादा कॉपी प्रोड्यूस कर सके। तो जितनी कॉपी ये बनाएगा उतनी डिजायर्ड जीन और डीएनए की कॉपी बनेगी। तो कौन सी साइट होगी? वो ORI साइट, जिसके दो काम, रेप्लिकेशन को स्टार्ट भी करता है और बनने वाली कॉपी की नंबर को कंट्रोल भी करता है। अगला क्वेश्चन वही, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी के बोलूंगा मैं। प्लेसेंटा, मैच कर लो, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है बच्चों। जोना पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा लेयर ऑफ ओवम, ग्लैंड्स नहीं है, लेयर ऑफ ओवम में एक कोरोना रेडिएट आती है, एक जोना पैलुसिडा आती है। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ये ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस का ऊपर का ही नाम था ना, बल्बोयूरिथ्रल, जो पेनिस को ल्यूब्रिकेशन देती है। इनिशियल में सी का फ्लूइड आता है। लेडिंग सेल, लेडिंग सेल से कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। लेडिंग सेल से कौन सा आ गया? एंड्रोजन। तो ये बच्चों नीट 2020 में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने इस लेक्चर में सॉल्व किए।
बैलेंस इजी सा पेपर था, जिसमें मतलब एनालिसिस जब आप करोगे, जैसे मैंने एनालिसिस किया तो उसका बच्चों ये आउटपुट निकला कि जैसा हम डिस्कस करते हैं पिछले साल के पेपर में, लगभग वैसा ही हर चैप्टर और टॉपिक से यूनिट वाइज क्वेश्चन आए थे। कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, जैसे बायोटेक में इस बार हर बार के कंपेयर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, 7 to 8 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आ गए थे और लगभग सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। मोल बायो से 5 के लगभग क्वेश्चन आए थे, जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन बताता भी हूँ मैं आ गए थे, इवोल्यूशन से 3 आते हैं, इस बार 4 क्वेश्चन इवोल्यूशन से कवर कर लिए थे। हेल्थ डिजीज के बच्चों 3 क्वेश्चन थे, एनिमल ब्रीडिंग में हर बार 1 आता है, वही एक बार इस बार भी 1 था, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग से कनेक्टेड था। देन हम डिस्कस करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताता हूँ, इस बार 5 क्वेश्चन थे, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे, वो हर बार ही पूछे जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो वही 13 के लमसम क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 8 सिस्टम है उससे कनेक्टेड थे। नर्वस का वैसे क्वेश्चन नहीं आया था बच्चों, लेकिन ईयर से कनेक्टेड क्वेश्चन इस बार पूछ लिया था। डाइजेस्टिव से 2 थे, रेस्पिरेटरी से 2, ऐसे करके एंडोक्राइन के 3, टोटल 13 के लमसम ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन थे। एनिमल किंगडम टैक्सोनॉमी से 4 क्वेश्चन बच्चों इस बार पूछे गए थे, चारों एनसीईआरटी बेस्ड थे। बायोमोलिक्यूल के 3 क्वेश्चन इस बार आए थे। बायोमोलिक्यूल टिश्यू से 1 क्वेश्चन पूछा था, 1 क्वेश्चन कॉकरोच से कनेक्टेड बच्चों पूछा गया था। तो ऐसा सा एक अपन ने ब्रॉड लेवल पे इसका एनालिसिस किया। पेपर देख लो, कुछ छोटी मोटी कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक अपन ने की है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। और बच्चों जिनका अच्छा पेपर हुआ है कांग्रेट्स, और जिनका नहीं हुआ है उनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चों। चांस है, लाइफ में मौके हैं और भी मिलेंगे। एक पेपर के अच्छे बुरे होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ करती। तो बिल्कुल फिर अपन ऑनेस्टली जो भी अपनी लेकुना रह गई, जो कमियां रह गई है अब तक, उन पर कमियों पे बच्चों थोड़ा सा अपने को आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। फिर हमें वापस खुद को एनर्जेटिक करके एक साथ फिर से जुटने की आवश्यकता है, ताकि नेक्स्ट वाला जो पेपर हो अपना हो। फिर से जो सिलेक्शन की रेंज में आ रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं आ रहे हैं बेटा जी उनको फिर मैं बोलना चाहूँगा कि उम्मीद ना छोड़ो। कहता भी हूँ मैं कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर भी फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। बस बच्चों उस उम्मीद को ख़त्म मत होने देना। तो मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।